हेलो गाइस, वेलकम टू 90 प्रोडक्शन। मैं हूं दीक्षांत और आप देख रहे हैं इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की फ्रेंच फिल्म अ बैग ऑफ मार्बल्स के बारे में, जो जोसेफ जोफो की सच्ची कहानी पर आधारित है, जहां जोसेफ ने अपने भाई के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ऐसा सफर तय किया जो किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था। 1942 में जोसेफ और उसका बड़ा भाई मॉरिस पेरिस के एक इलाके में रहते थे और एक दूसरे के साथ कंचे का खेल खेला करते थे। उस दौरान फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा था और हर कोई जर्मन सिपाहियों से डर कर रहता था, सिवाय जोसेफ के। जोसेफ और मॉरिस के दो और बड़े भाई थे जो अपने पिता रोमन की उनकी दुकान में मदद करते थे। एक दिन उनकी दुकान में एक जर्मन सिपाही ने जूइश लोगों को वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया और अपने गुस्से को काबू करके रोमन ने उस सिपाही को बताया कि जिस दुकान में वो खड़ा है वहाँ हर इंसान जूइश है। उन्होंने उस वक्त बहादुरी तो दिखाई और जोसेफ और मॉरिस को ये बात अच्छी भी लगी, पर जोसेफ की माँ एना उनकी इस हरकत से डरने लगी। जूइश लोगों की तकलीफें बढ़ने लगी क्योंकि कुछ महीनों बाद उन्हें अपने धर्म की निशानी पहनकर रहने का हुक्म दिया गया। जोसेफ के सबसे बड़े भाई एल्बर्ट को ये अपनी बेइज्जती लगी और वो उस जगह को छोड़कर जाने की बात करने लगा, पर जोसेफ उस निशानी को एक मेडल मान रहा था। उसे जल्द ही समझ आ गया कि जूइश लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है। जब स्कूल में उसे और मॉरिस को दूसरे बच्चे परेशान करने लगे। घर लौटते वक्त उन दोनों को जोसेफ के दोस्त जेराती ने रोका और कहा कि वो जोसेफ के जूइश निशानी के बदले उसे एक कंचे की बैग देना चाहता है, और कंचों की बैग लेकर वो लोग घर जाने लगे। रोमन और आना दोनों को ही मॉरिस के चेहरे को देखकर समझ आ गया कि अब यहाँ उनका रहना मुश्किल होने वाला है। उस रात रोमन ने उन्हें बताया कि सालों पहले जब वो रशिया में रहता था तो उसके पिता ने उसे बताया कि अब जूइश लोगों का रशिया में रहना ठीक नहीं, और जान बचाने के लिए उन्होंने रोमन को देश से अकेले दूर भेज दिया। और अब मॉरिस और जोसेफ की बारी आ चुकी है। उनके बड़े भाई आजाद इलाके में जा चुके हैं और उसी रात मॉरिस और जोसेफ को उनके पास जाने के लिए निकलना होगा। एना ने उन्हें सब कुछ समझाकर एक मैप दिया और रोमन ने उन्हें उस सफर के लिए पैसे देकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी को ना बताए कि वो दोनों जूइश हैं। रोमन को ना चाहते हुए भी अपने दोनों बच्चों को डराकर इस सफर के लिए तैयार करना पड़ा और कंचों की उस बैग को वही छोड़कर सिर्फ एक कंचा लेकर जोसेफ अपने भाई के साथ उस रात निकल गया। वो दोनों एक ट्रेन में बैठे जहां दूसरे लोग भी बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रेन के उस सफर में जोसेफ की आंख लग गई। जब उसकी आंखें खुली तो मॉरिस ने उसे बताया कि स्टेशन पर जर्मन सिपाही सबके कागज चेक कर रहे हैं और डर के मारे कई लोग ट्रेन से कूद गए हैं। वो दोनों ही घबराने लगे, पर फिर एक बूढ़े पादरी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और एप्पल देकर उन्हें शांत किया। सिपाहियों से बचाकर वो आदमी उन्हें बस की ओर ले गया और उन दोनों से हर वक्त मुस्कुराने के लिए कहा और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी पर भरोसा ना करे। बस से उतरकर उन्होंने एक परिवार का पीछा किया जो उन्हीं की तरह छिपकर वहां से निकल रहे थे और आजाद इलाके में जाने वाली फेरी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां एक आदमी आया जिसने उन दोनों से कहा कि वो उन्हें बिना फेरी के कम पैसों में आजाद इलाके में पहुंचा सकता है। उस पर भरोसा कर उन्होंने उसे पैसे दिए और अपना नाम रेमंड बताकर उस आदमी ने कहा कि वो उन्हें रात को लेने आएगा। जोसेफ और मॉरिस शाम होने तक उसी जगह पर रेमंड का इंतजार करने लगे, पर रात होने पर भी वो वहां नहीं आया। अचानक वहां जर्मन सिपाही आ पहुंचे और उनसे छिपते हुए जोसेफ डरने लगा। उनका डर तब दूर हुआ जब वहां आखिरकार रेमंड आ पहुंचा और जंगल के रास्ते से उन्हें आजाद इलाके की तरफ ले जाने लगा। उन तीनों ने देखा कि कई लोगों को जर्मन सिपाहियों ने पकड़ लिया है और तब वहां एक आदमी अपने परिवार को लेकर उनके पास मदद मांगने आया। रेमंड उन्हें भी अपने साथ ले जाने लगा और एक लंबा सफर तय करने के बाद बिना फेरी के वो उन्हें आजाद इलाके में ले आया। उसने उन्हें एक घर में रात गुजारने की जगह दी और बिना किसी डर के वो दोनों वहीं सो गए। अगली सुबह वो दोनों अपने सफर पर आगे बढ़े, पर घंटों तक पैदल सफर तय करने की वजह से जोसेफ के पैर छील गए और मॉरिस समझ गया कि वो और नहीं चल सकता। इसलिए उसने अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पर बिठाकर आगे का सफर तय किया। वो थककर बीच रास्ते बैठ गए और कुछ देर बाद वहाँ एक किसान ने उन्हें देखा। उसने उन दोनों को लिफ्ट दी और रास्ते में उसने अपने पिग के बारे में बताया जिसका नाम उसने अडोल्फ हिटलर रखा था। मॉरिस और जोसेफ अब आजादी से सफर कर रहे थे और भूल गए थे कि वो किसी से दूर भाग रहे हैं। वो दोनों इस सफर के मजे लेने लगे थे जहां उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जो खुश रहने की कोशिश तो कर रहे थे, पर हर किसी के मन में एक डर था।
आखिरकार वो दोनों फ्रांस के उस शहर पहुंच गए जहां लोग आजाद थे। और बाजार से गुजरते हुए वो लोग अपने भाइयों की दुकान पर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद उनके माँ बाप भी वहां आ गए और पूरा परिवार बेफिक्र होकर साथ रहने लगा। उस इलाके में इटालियन सोल्जर्स थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे, पर रोमन जानता था कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। मुसोलिनी की गिरफ्तारी होने से इटालियन सिपाहियों को वापस इटली बुलाया गया, जिसका मतलब ये था कि अब उस इलाके में जल्द ही जर्मन सिपाही घुसपैठ करने वाले हैं। रोमन ने जोसेफ से ये बात अपने परिवार से छिपाने के लिए कही और वो लोग एना का बर्थडे मनाने लगे। रोमन और जोसेफ के अलावा हर कोई खुश था। पर फिर अचानक वहां पुलिस वाले आ गए और सारा सामान छिपाकर रोमन ने अपने बच्चों को छुपने के लिए कह दिया। वो अपनी पहचान छिपाकर वहां अकेले रहने का नाटक कर रहा था, पर पुलिस को शक हो गया था कि उसके घर में उसके और उसकी पत्नी के अलावा कोई और भी है। किसी तरह एना और रोमन ने ये साबित कर दिया कि वो लोग जूइश नहीं हैं, बल्कि रशियंस हैं। पर रोमन को फिर से जोसेफ और मॉरिस को अपने से दूर करना पड़ा, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मन सिपाही वहां आ पहुंचे थे। उन दोनों को एक कैंप में छोड़ा गया जहां जाने के लिए वो तैयार नहीं थे। रोमन भी अपने बच्चों को अपने से दूर करने को तैयार नहीं था, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उस कैंप में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अपना असली धर्म छिपा रहे थे, और दो ऐसे ही लड़कों से मॉरिस और जोसेफ की दोस्ती हो गई। वहां रहकर उन्हें 1 साल बीत गया और मॉरिस जानता था कि इस 1 साल में जोसेफ काफी समझदार हो चुका है। कैंप में अपनी कड़ी ट्रेनिंग के बीच वो लोग आने वाली परेशानियों की तैयारी करने लगे, पर वो दोनों ही निराश थे क्योंकि बहुत दिनों से उन्हें अपने माता पिता की कोई खबर नहीं मिली थी। वहाँ काम कर रहा एक आदमी फर्डिनेंड उन दोनों का दोस्त था और इसलिए उसके साथ उन्हें शहर जाने का मौका मिला। फर्डिनेंड एक अजीब आदमी था जिसे गाड़ी चलाने भी नहीं आती थी। इसलिए उसके साथ का ये सफर आसान नहीं था, पर किसी तरह वो लोग शहर पहुंचने में कामयाब हुए। फर्डिनेंड उन दोनों को गाड़ी में छोड़कर किसी से मिलने गया, पर जब उसे आने में देरी हुई तो मॉरिस उसे ढूंढने चला गया। मॉरिस भी बाहर नहीं आया, जिस वजह से परेशान होकर जोसेफ उसके पीछे चला गया। और तब जोसेफ को पता चला कि उस जगह जर्मन सिपाही है जिन्होंने मॉरिस के साथ साथ जोसेफ को भी बंदी बना लिया है। उन्होंने फर्डिनेंड को भी बंदी बना लिया था और दूसरे कैदियों के साथ वो उन तीनों को हेडक्वार्टर्स ले गए। हेडक्वार्टर्स में भीड़ के बीच उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उनके साथ रहा करता था, पर उन्हें रोमन और एना कहीं नहीं दिखाई दिए। फर्डिनेंड के जूइश होने की सच्चाई बाहर आ चुकी थी और उसे दोनों बच्चों के सामने ही पीटा जा रहा था। और फिर उसे वो सिपाही अपने साथ ले गए। जोसेफ और मॉरिस से पूछताछ करने की बारी आई और उनसे बार बार ये पूछा गया कि वो जूइश है या नहीं। अपने भाई के साथ गलत होते देख जोसेफ उन सिपाहियों से लड़ने लगा और उन्होंने कह दिया कि वो अल्जेरियन कैथलिक है, जूइश नहीं। वहाँ से उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, जहाँ उनका टेस्ट लेने वाला डॉक्टर ये समझ गया था कि वो दोनों ही बच्चे जूइश हैं। पर उस डॉक्टर ने ये बात जर्मन्स को नहीं बताई और जोसेफ ये सोचने लगा कि आखिर उसने उन दोनों को बचाया क्यों। कई दिनों तक उन दोनों बच्चों से पूछताछ की गई और मॉरिस से कहा गया कि उसे 2 दिन में अपने कैथलिक होने का सबूत लाना होगा, वरना उसके छोटे भाई को जर्मनी भेज दिया जाएगा। 1 हफ्ते के इस टॉर्चर से जोसेफ बीमार होने लगा और उसे इस हाल में छोड़कर मॉरिस को नकली सर्टिफिकेट्स का इंतजाम करने जाना पड़ा। उस दिन काम करते हुए अचानक जोसेफ की तबीयत और खराब होने लगी और उसे लगने लगा कि उसके सामने उसके पिता है, जिसके बाद वो ये कहने लगा कि उसने सच किसी को नहीं बताया। पर असल में उसके सामने वो डॉक्टर था जिसने उसे सही वक्त पर चुप कराया और कहा कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो डॉक्टर खुद एक जूइश है जिसे जर्मनी ले जाया जाने वाला है। उसने कहा कि जोसेफ 2 बार मौत के मुंह से बचकर निकला है, जिसका ये मतलब है कि उसे कुछ बेहतर करने का मौका मिल रहा है। इसलिए जिस तरह उसने अपने कंचे को संभाल कर रखा है, उसी तरह उसे अपनी जिंदगी को भी संभाल कर रखना होगा। अगले दिन मॉरिस एक पादरी से सर्टिफिकेट ले आया था और उसे असली सर्टिफिकेट भी ठहरा दिया गया था, पर वो जर्मन सिपाही अब भी उन्हें जूइश ही मान रहा था और अपने सामने खड़े पादरी की भी बात नहीं सुन रहा था। वो उन बच्चों को मारने की तैयारी कर रहा था और उन्हें भागने का मौका देकर उसने उनके लिए एक जाल बिछाया था। पर सही वक्त पर जोसेफ ने सिपाही को देख लिया और वो दोनों वहीं रुक गए। अपनी समझदारी और पादरी की मदद से जोसेफ और मॉरिस बाहर निकलने में कामयाब हुए और उन्हें वापस कैंप में ले जाया जा रहा था। उस गाड़ी में उन्हें उनके पिता मिले। अपने दोनों बेटों की बहादुरी देखकर
रोमन को उन पर गर्व हुआ और उन्हें कैंप में सुरक्षित छोड़कर वो वहाँ से वापस चला गया। उस रात 1 साल बाद जोसेफ ने अपनी माँ से बात की, पर इसमें खुशी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि एना ने बताया कि रोमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह होते ही उन्हें फिर से वहाँ से निकलकर एक नई जगह जाना पड़ रहा था और वॉर खत्म होने का इंतजार करते हुए उन्हें एक नए इलाके में नए काम करने पड़े। जोसेफ मिस्टर मॉन्सेलियर नाम के एक आदमी की दुकान में 6 महीने से काम कर रहा था और उसे उनकी बेटी फ्रांसुआ पसंद आने लगी थी। उसका काम न्यूज़पेपर बेचना था और काम के बीच वो अपने भाई से मिलने जाया करता था। मॉरिस क्रांतिकारियों के घर काम करता था और एक दिन मिस्टर मॉन्सेलियर का बेटा, जो कि एक सिपाही है, उस घर की तलाशी लेने आ गया। जोसेफ पर किसी को शक नहीं हो सकता था और इसीलिए उसके हाथों उन क्रांतिकारियों ने कुछ मैसेजेस पहुंचाए और आजादी की लड़ाई में मदद करने से जोसेफ को खुशी मिलने लगी। मिस्टर मॉन्सेलियर और उनका बेटा दोनों ही जूइश लोगों के खिलाफ थे और वो जर्मन्स के लिए काम कर रहे थे, पर उनकी बेटी फ्रांसुआ उन दोनों से अलग थी। इसीलिए फ्रांसुआ पर भरोसा करके जोसेफ ने उसे बता दिया कि वो एक जूइश है जो छिपकर रह रहा है, और फ्रांसुआ ने वादा किया कि वो उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। ठीक उस वक्त कुछ सिपाही क्रांतिकारियों को पकड़कर वहां ले आए और उन दोनों के सामने ही वो क्रांतिकारी मारे गए। क्रांति की आग उस रात से फैलती जा रही थी और इसका असर मिस्टर मॉन्सेलियर के घर पर दिखने लगा था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जोसेफ को न्यूज़पेपर में खबर दिखाई दी कि पेरिस आजाद हो चुका है और जोसेफ और उस गांव के सारे लोग आजादी का जश्न मनाने लगे। इस जश्न की खुशी में जोसेफ को फ्रांसुआ की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके परिवार पर अब हमला किया जाने वाला था और इसलिए उसने मॉरिस से अकेले पेरिस जाने के लिए कहा और कहा कि वो फ्रांसुआ को लेकर अपने परिवार के पास आ जाएगा। वो फ्रांसुआ के परिवार को बचाना चाहता था और इसलिए उसने सालों बाद चिल्ला चिल्ला कर ये कबूल किया कि वो एक जूइश है और फ्रांसुआ के परिवार ने ही उसे बचाया है। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर मॉन्सेलियर हैरान हो गए और फ्रांसुआ की माँ ने उसका शुक्रिया अदा किया। उन लोगों को बचाकर वो फ्रांसुआ के पास गया, पर उसे उसके पास पहुँचने में देरी हो गई और फ्रांसुआ वहाँ से चली गई और जोसेफ उससे मिले बिना ही पेरिस चला गया। 1944 के अगस्त में आखिरकार जोसेफ को उसका परिवार मिल गया। उसे अपने तीनों भाई और अपनी माँ तो मिले, पर उसके पिता जेल से कभी लौटकर आ ही नहीं पाए। और वो कंचा जिससे जोसेफ को इस पूरी लड़ाई में हिम्मत मिली थी, उसके हाथों से आखिरकार छूट गया। अंत में मॉरिस और जोसेफ हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और अपने परिवार का काम उन्होंने पेरिस में रहकर ही आगे बढ़ाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।